भरोसेमंद न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 लेकर आ रहा है संवाद का सबसे बड़ा मंच, राइजिंग राजस्थान 2024। तो ये थी राइजिंग राजस्थान की एक झलक, और आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं राइजिंग राजस्थान। जी हाँ, उभरते और संवरते राजस्थान को जानने और समझने की आज कोशिश करेंगे। किस तरह से विकास के पथ पर राजस्थान आगे बढ़ रहा है और किस तेजी के साथ अग्रणी राज्यों में राजस्थान को आगे ले जाने की मौजूदा सरकार में इच्छा शक्ति है, क्या कुछ वो कार्य करेंगे। बेहद खास आज का ये कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान रहने जा रहा है। जी हाँ, विकास पथ पर राजस्थान, इस सेगमेंट के लिए सबसे पहले जो मेहमान हमारे मंच पर पधारने जा रहे हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। इसके बाद इन्होंने 1995 में दूदू ब्लॉक संगठन में लोगों के लिए खूब पसीना बहाया। साल 2000 में दूदू में जिला परिषद सदस्य के तौर पर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। आपने एससी मोर्चा जयपुर जिला अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के मंडल महामंत्री के रूप में भी काम किया। आप 2013 में पहली बार दूदू विधानसभा से विधायक बने और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में दूदू के लोगों का विश्वास एक बार फिर से जीतकर आप न सिर्फ विधायक बने बल्कि अपनी पार्टी बीजेपी की तरफ से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा की। जोरदार तालियों के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और माननीय डिप्टी सीएम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा न्यूज 18 राजस्थान के मंच राइजिंग राजस्थान पर। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। जोरदार तालियां हो जाए। और माननीय डिप्टी सीएम के साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी अपर्णा को मैं कहना चाहूंगा कि आप मंच पर आएं। अपर्णा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। राइजिंग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मंच पर हैं माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर बैरवा, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू सर। छात्र पॉलिटिक्स से आपने शुरुआत की, आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। जी जी। और आरोप विपक्ष लगाता है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता नेता के बारे में सोचती नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रीति नीति और संस्कार से चलने वाली पार्टी है और आम जन और एक भारत के और हिंदुत्व के प्रति ही नहीं पूरे भारत के विकास के लिए और काम करती है। जी सर, सेशन का नाम है विकास पथ पर राजस्थान। बीते 8 महीनों में किस तरह से राजस्थान विकास पथ पर अग्रसर हुआ है भजनलाल शर्मा की सरकार के नेतृत्व में, और क्या विजन अब तक रहा, उपलब्धियां क्या हैं अब तक? देखिए, जब पिछले 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरह से उन्होंने हमारे किसानों को, युवाओं को जो धोखा देकर आई और उनकी जितने वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया और राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान की जनता ने विश्वास करके बहुमत दिलाया है और राजस्थान में एक ऐसे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो कमान संभाली है, निश्चित रूप से वो एक सामान्य व्यक्ति थे और धरातल पे काम करने वाले थे। आते उन्होंने जो उपलब्धि की, हमारी महिलाओं के लिए रसोई गैस का कम करना, हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम इस समांतर करना और कमी करना, इसके अलावा हमारे जो राजस्थान क्षेत्र में ये पानी के लिए ईआरसीपी की योजना हरियाणा से और एमपी से जो समझौता करके लाने का काम कर रहे हैं और एक धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। और उस हमारे जो युवा भाई थे, उनके जिस तरह से पिछली सरकार ने पेपर लीक किए और उनको बेरोजगार से बेरोजगार बनाया, लेकिन आज उन्होंने जब बैठते ही एसआईटी का गठन करके और उन्हें जितने भी पेपर आउट करने में जो लोग थे उनको गिरफ्तारियां किया, 100 से भी ज्यादा लोगों को। लेकिन फिर भी आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, राजस्थान का बजट आया, आपने बजट को देखा होगा कि आम
जन को, आम क्षेत्र को, सभी वर्गों को साथ लेकर जो बजट दिया है, और वो बजट ऐसा है कि सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। अभी तुम्हारे कांग्रेस के लोग भी सराहना कर रहे हैं और हमारे लोग भी। इसलिए मैं मानता हूं कि एक विकसित भारत का सपना जो पूरा करेंगे, तो विकसित राजस्थान का सपना पूरा करने का विजन उन्होंने बताया। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेसी भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता तो खारिज कर रहे हैं। विधानसभा में ऐसे विधायक थे कांग्रेस के जिन्होंने भी इस बजट की वहां पे सराहना की है, इसलिए कह रहा हूं। सर, बीते 8 महीनों में उपलब्धियां क्या रही है, आपने फेरे सुन के गिनवा दी, लेकिन कुछ तो ऐसी चुनौतियां होंगी जो अभी भी सामने होंगी। आपको मैंने अभी बताया कि 8 महीने के अंदर हमारी महिलाओं के लिए रसोई गैस का कम कर देना 450 रुपये में, हमारे गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो उन्होंने 125 रुपये बढ़ाया है। हमारे युवा भाइयों के लिए जो रोजगार के लिए जो एक लक्ष्य लिया है कि हम 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उस पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसे राजस्थान के हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए एक पूरी समीक्षा करते हुए हम काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग, क्योंकि आपके हिस्से ही है, आपके जिम्मे है, तो उसके लिए क्या कुछ खास योजनाएं हैं? जो बजट इस बार उसके लिए अलॉट हुआ वो काफी है, या लगता है कि भविष्य में कुछ और करने की आवश्यकता है? उच्च शिक्षा विभाग में हमने सबसे पहले जिस तरह से पिछली सरकार ने अव्यवस्थाएं जो कॉलेजों की थी, हमारी यूनिवर्सिटियों की थी, उनको लेकर पूरी एक की समीक्षा करते हुए वहां पे व्यवस्थित तरीके से स्टाफ को लगाना, क्योंकि बच्चों के जब तक स्टाफ की पूरी व्यवस्था नहीं होगी, वहां बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं होगी, तो वो वातावरण उनको नहीं मिल पाएगा, वो शिक्षा उनको नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक हमारे कर्मचारियों की, प्रोफेसरों की वो व्यवस्था करने का काम किया। उसके बाद हमारी जो सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी पे काम कर रहा हूं, ताकि हमारा बच्चा केवल बीए एमए करके ही नहीं रहे, क्योंकि वो केवल और केवल नौकरी के लिए पढ़ाई करता है। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें यह है कि स्किल उसके साथ कोर्स हो, और अगर स्किल का कोर्स अगर हमने कर दिया तो निश्चित रूप से वो बच्चा एक नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि हम ऐसी उनको स्किल डेवलप करें उस कोर्स के साथ साथ, ताकि वो दुनिया को नौकरी देने लायक बने, एम्प्लॉय नहीं एंटरप्रेन्योर बने। जी, आपकी सरकार दिशा में काम कर रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग पर मैं अब आ जाती हूँ, क्योंकि वो भी आपके जिम्मे ही है। तकनीकी शिक्षा विभाग को लेकर आपने कहा कि हम गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, हम बच्चों में शिक्षा की जो है उसकी गुणवत्ता तो हम रखेंगे इसके साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ स्किल भी इस तरह की हो कि हमारे यहाँ पे जितने भी जो स्किल से संबंधित जो औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करें, ऐसी गुणवत्तापूर्वक उसको शिक्षा मिले। जी सर, एक और सवाल, जिस तरह से प्रदेश में जब राजस्थान सरकार बनी, भजनलाल शर्मा की सरकार बनी, सरकार के गठन का जो आकार था उसे सियासी जानकारों ने बताया कि एकदम मुफीद है सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल उठते हैं कि जो कमजोर वर्ग है समाज का, उसको लेकर बीजेपी के पास कोई खास विजन नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, क्योंकि मैं आपको कह सकता हूं ये कि अन्य सरकारों के पास कोई विजन नहीं है, एक भारतीय जनता पार्टी है जो विजन लेके काम करती है, बाकी घोषणाओं में विश्वास नहीं करती है, केवल विजन वो लेती है जिसको पूरा करे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो हमारा भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार राजस्थान में बनी तो विजन राजस्थान, विकसित राजस्थान बनाने का हमारा विजन है, और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता पूछती है कि हम तो जो राजस्थान की रवायत है वो निभाते रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे नहीं हो पाते। आपको इसका उदाहरण बताऊं, जो हमारी अभी बजट घोषणा हुई है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा होते ही दूसरे दिन तो सभी मंत्रियों को प्रभारी जिलों में भेज के उन घोषणाओं को धरातल पे लाने के लिए सब अधिकारियों से मीटिंग करके, और ये जल्दी से जल्दी हमारी घोषणा जो बजट की है वो धरातल पे आए। और मैं भी 2 बार मेरे प्रभारी जिलों में जाके आया हूं और उनको
धरातल पर लाने का काम किया हूं। जहां पे जमीन की आवश्यकता है जमीन का, जहां पे डीपीआर बननी है वो, ये सारे काम हम तुरंत गति से करना, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हमारी घोषणा नहीं रहे और उसको धरातल पे आए और दूसरा बजट आए उससे पहले ये काम पूरा हो जाए। सर, सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि घोषणाओं का अंबार तो पिछली सरकार के समय में भी लगा था, तो ये किस तरह से आप कह सकते हैं कि घोषणा पूरी होंगी, क्योंकि घोषणाएं होती रहती हैं और घोषणाएं भुला भी दी जाती हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और आपको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो धरातल पे लाएंगे। ऐसी घोषणा नहीं है जो घोषणा ही रह जाए। जी सर, अभी 100 एमपीज ने मुलाकात करी प्रधानमंत्री से। कोटे में कोटा को लेकर कुछ सवाल थे मन में, कुछ दुविधाएं थी, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र के एमपी से लेके हमारे कार्यकर्ताओं से लेके संगठन वालों से सबसे चर्चा और समीक्षा करते रहते हैं, ताकि धरातल पे या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहे। उसकी समीक्षा के लिए हर जनप्रतिनिधि से, संगठन से, सबसे बात करते रहते हैं। क्योंकि अभी तो नई सरकार है, लेकिन क्योंकि सरकार बदली है, उम्मीदें जनता के मन में है, वादे जो आपने किए थे, कुछ समस्याएं सड़क परिवहन को लेकर भी है। देखिए, सड़क परिवहन को लेकर जो सड़क सुरक्षा का काम है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे जो जन्म लेता है और अगर वो युवावस्था में अगर कई एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, वो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए क्षति है। उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं हम। हर समीक्षा करता हुआ मैं इसको ज्यादा से ज्यादा हमारी रोड दुर्घटनाएं जो होती है वो कम हो, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। सर, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर क्या तैयारियां, कैसी तैयारियां? देखिए, ये हमारे संविधान, हमारा जो तिरंगा है ये हमारी शान है, हमारा गौरव है कि हम स्वाधीनता जो हमारी है इसके लिए हम हर घर तिरंगा, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और उनके आह्वान पे हम हर घर पे तिरंगा लगाना कि हमारी शान, और इसके लिए हम हमेशा तिरंगा हमारे घर पे रहे और 14 तारीख तक, 15 तारीख तक हम इसको लगाएंगे। और मैं भी हर हमारे प्रभारी जिलों में भी गया हूं और हर हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा संगठन का हर व्यक्ति घर तिरंगा अभियान में लग रहा है। और मैं ये भी आह्वान करना चाहूंगा कि इस देश का हर व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा लगाए। बहुत बढ़िया सर, तिरंगा आन बान शान है हम सभी की, हमारी आन बान शान का प्रतीक है। जी सर, अब एक और सवाल, क्योंकि जो योजनाएं कागजों पर तैयार की जाती हैं, जमीन पर उतारी जाएं उससे पहले ही कुदरत की कुछ और प्लानिंग भी होती है। इस समय हम देश के अधिकतर हिस्सों में, राजस्थान को मिलाकर देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश के बाद की जो स्थिति है। देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है, कभी भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से हमारे बारिश का दौर 4-5 जिलों में अभी चला है और बाढ़ जैसी हालात है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उसको लेकर चिंतित है, सभी अधिकारियों से मीटिंग लेकर और उस पर काम कर रहे हैं। आज भी वो क्षेत्र में गए हैं, हेलीकॉप्टर से सारा सर्वे कर रहे हैं, और इस तरह से हमारा हर एमएलए, हमारा हर जनप्रतिनिधि, हमारा हर मंत्री हर क्षेत्र में जाकर और इस चीज का सर्वे कर रहे हैं और अधिकारियों को लेकर उसका समाधान करने में लगे। सर, मैं वापस आती हूँ अपने पहले ही सवाल पर जहां से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि बतौर डिप्टी सीएम और प्रदेश की नई सरकार के नाते क्या विजन है वो तो आपने बखूबी बताया ही, लेकिन जब आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत की थी तो उस समय क्या कभी ये उम्मीद की थी कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनेंगे एक दिन? देखिए, ऐसी कभी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरा एक हौसला था, एक जज्बा था पढ़ाई करने का। जो परिस्थितियां मेरे साथ रही है उन परिस्थितियों का सामना करते हुए मैंने एजुकेशन प्राप्त की है, क्योंकि बचपन में मेरी माँ का देहांत हो गया था, घर पे कोई ऐसे थे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सामना करते हुए और काम करते हुए, मजदूरी करते हुए मैंने पढ़ाई शुरुआत की और उसमें मैंने एमफिल, पीएचडी, एलएलबी और मैंने सब किया और करते हुए मैंने काम किया है। सिलाई भी मैंने करी है, मैंने ये आरटीओ का काम भी मैंने किया, एलआईसी का काम भी किया है, लेकिन आदमी के मन में जज्बा हो कुछ भी करने का तो वो आपसे दूर नहीं हो सकता, उसको आप प्राप्त करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका हमेशा जज्बा होना चाहिए किसी काम के लिए, तो निश्चित रूप से उसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं किसी बड़े
व्यक्ति या बहुत पैसे वाले व्यक्ति को भी अगर आप कहीं भी पढ़ने भेज दोगे, अगर उसमें जज्बा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर कोई आदमी काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है या 18 घंटे काम कर रहा है, उसमें से भी वो समय निकाल कर वो पढ़ाई कर सकता है और उसमें अपनी शिक्षा, अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है। सर, आपका सियासी जीवन ही परिचय इस बात का कि संघर्षों का सफर आपने किस तरह से तय किया है। दूदू की जनता जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठी है, क्या आपने सोचा है अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए? मेरी दूदू जो पूरा क्षेत्र है वो एक खेती पे निर्भर है, कोई औद्योगिक के क्षेत्र वहाँ पे नहीं है। युवा बेरोजगार रहते हैं, वो शहर की तरफ देखते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे सड़क बिजली की सुविधा तो हो ही हो, उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र वहाँ डेवलप हो, जिससे हमारा वहाँ का युवा बेरोजगार नहीं रहे और वहाँ पे अपना धंधा करे। इसके लिए मैं औद्योगिक क्षेत्र में काम करूँ। सर, एक और सवाल, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार जहां भी रहती है विकास को रफ्तार मिलती है, रोड मैप जो है क्या उसमें कुछ गड्ढे हैं या वो गड्ढे भरे जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, हमारा जो रोड मैप तैयार होता है उस रोड मैप के सारे गड्ढे भरे जाते हैं। जो हमने तय किया है, हमारे को ये काम करना है, ये विजन लिया है, उस विजन को पूरा करेंगे। जी, युवाओं को बहुत उम्मीद है, खासतौर पर न सिर्फ आपके समाज के युवाओं को बल्कि प्रदेश के हर उस युवा को जो अपने जीवन काल में परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहा है। निश्चित रूप से युवा हमारा देश का, हमारा परिवार का, हमारा क्षेत्र का गौरव है, आने वाले भविष्य उनका, और उनके भविष्य को संवारने के लिए, उनकी प्रतिभा को संवारने का हम काम करें। इसके लिए निश्चित रूप से युवाओं के लिए हम एजुकेशन में, हम औद्योगिक क्षेत्र में, सब जगह युवाओं के लिए काम करेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में वो युवा ही है। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, विकसित भारत का जो सपना संजोया है वो हमारे आने वाले युवाओं के लिए ही है कि उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं विकसित भारत। सर, एक और सवाल, जो आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं विपक्ष की ओर से, आरोप भी लगाए जाते हैं और दुविधाएं भी बनाई जाती हैं, कुछ सवाल खड़े किए जाते हैं। कैसे आप समाज के युवाओं को या समाज के लोगों को संदेश देना चाहेंगे इस मंच के जरिए, न्यूज 18 के मंच के जरिए? देखिए, आरक्षण को लेकर जो अफवाहें फैलाई जाती है वो अभी चुनाव में इन्होंने फैलाई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे दलित और पिछड़ों के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो लास्ट पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसको आगे लाने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने आगे होके कहा कि कभी भी हमारा आरक्षण खत्म नहीं होगा। और जिस तरह से माननीय हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जिस तरह पंच तीर्थ निर्माण वो करके बताएं, और हर जगह अंबेडकर जी का जो पंचतीर्थ निर्माण है उनको ही लेकर उन्होंने काम किया है, और हमारे समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं मानता हूं कि उनका एक विजन है कि मेरे दलित पिछड़े लोग हैं उनको मैं मुख्य धारा में लाऊं, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए ये अफवाहें हैं। बाकी मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि कभी भी आरक्षण के प्रति कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सर, एक और सवाल, जिस तरह से अभी बांग्लादेश में जो परिस्थितियां बनी हैं, हालात जो बने हैं वहां पर, उनको लेकर कुछ नेताओं ने, भारत के ही नेताओं ने कुछ बयानबाजी की है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी सिर्फ सियासी हितों को साधने के लिए की जाती है? मैं तो यही कहूंगा कि हम राजनीति में इस तरह की बयानबाजी नहीं दें। हम केवल हमारे देश के विकास के लिए, राष्ट्र नीति और राष्ट्र हित के लिए बात करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे तो निश्चित रूप से हम, हमारा ही नुकसान नहीं, आप देश का भी नुकसान कर रहे हैं। सर, जब जब कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर राष्ट्रहित की बात कही जाती है तो विपक्ष जो है मंशा पर सवाल खड़े करता है, सबूत मांगने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि हम सबको एक विजन, एक राष्ट्र हित को लेकर काम करना चाहिए। अब वापस से राजस्थान सरकार के विजन को लेकर ही बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तो नई सरकार है, लेकिन जो आर्थिकी है सरकार की, जो वित्तीय हालत है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई योजनाएं हैं, उन्हें पूरा करना है, जो वादे किए गए हैं उन्हें निभाना है। देखिए,
नई सरकार आप कह सकते हो, लेकिन विजन हो उसके पास पैसे की कमी नहीं है। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कह भी चुके हैं कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। जो हम लक्ष्य लेकर चलेंगे उसको पूरा करेंगे, कहीं वित्तीय स्थिति की कहीं दिक्कत नहीं आएगी। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर प्रधानमंत्री का एक विशेष फोकस रहता है। राजस्थान की महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, क्या आगे और उठाए जाएंगे? क्योंकि रक्षाबंधन का महीना जितना महिलाओं के लिए हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसके अलावा हमारी महिलाओं के लिए जैसे जन जन के खाते खुलवाना, महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करवाना, हमारी महिलाओं के लिए अब जो हमारी लोकसभा और विधानसभा में जो 33% का आरक्षण लागू किया है, तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं के लिए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री एक और बात कहते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म जी, उसको लेकर जो राजस्थान में बजट में भी कुछ घोषणाएं की गई हैं, और साथ ही जो आप प्रदेश के रंग संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें कि यहाँ इस दिशा में सरकार का क्या विजन है? देखिए, हमारी संस्कृति को बचाना, और हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, धरोहर को बचाना हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारे संस्कार है, ये चीज हम ध्यान में रखते हुए ही काम करेंगे। एक आरोप, उस पर मैं फिर आती हूँ एक सवाल पर, कि आरोप ये भी रहता है कि बीजेपी तो आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन यही ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सब धर्म और सब जाति की पार्टी है। अगर ऐसा कहते हैं तो उनका कहना गलत है, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसी जाति या किसी धर्म को देख के कोई भी योजना चालू नहीं की है। उन्होंने अगर घर घर शौचालय बनाया तो उसमें यह नहीं कहा कि ये कौन सी जाति का है, ये कौन सी जाति है, कौन सा धर्म का है। आज भी जितनी योजनाएं चल रही है वो केवल जाति को देखकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने या हमारी राजस्थान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की अभी है, तो कोई जाति और धर्म को देखकर कोई योजना चालू नहीं करी। उसमें सब एक हमारी मानव समाज के लिए काम करती है। राजस्थान अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान जो है वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है कि यहाँ तभी न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं। कुछ खास मकसद, कुछ खास नीति उनके लिए भी, पर्यटकों के लिए भी? निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्र में हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जो पर्यटन मंत्री है, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, निश्चित रूप से इसमें विजन लेके काम कर रही है। सर, जश्न आजादी बहुत नजदीक है, आपने हर घर तिरंगा अभियान का भी जिक्र किया। एक आखिरी सवाल कि आज न्यूज 18 के इस मंच पर आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान की जनता से? मैं आज इस मंच से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग कुछ भी काम करें, एक राष्ट्र हित और राष्ट्र नीति और राष्ट्र हित को लेकर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा परिवार का ही नहीं, क्षेत्र का ही नहीं, हम सब आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारी भावना राष्ट्र हित के प्रति होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया कि विकास पथ पर किस तरह से राजस्थान अग्रसर है, विजन क्या है सरकार का। अभी तो 8 ही महीने हुए हैं, लंबा सफर तय करना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये संवाद यहाँ जो सार्थक रहा है वो प्रदेश में विकास भी सार्थक ही साबित होगा। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बस मंच पर बने ही रहिए, हम चाहेंगे कि हम मोमेंटो के लिए बुलाएं। जी बिल्कुल, बहुत खूब, बड़े ही सधे हुए अंदाज में माननीय डिप्टी सीएम ने तमाम सवालों के जवाब दिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डिप्टी सीएम के लिए। मैं चाहूंगी सर आप मंच पर बने रहें क्योंकि न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है और मोमेंटो देने के लिए मैं बुलाने चाहती हूं अमित भट्ट जी को, एडिटर न्यूज 18 राजस्थान। जोरदार तालियां हो जाए। संवाद बेहद सार्थक रहा है, आपका जोश भी नजर आना चाहिए क्योंकि राजस्थान की सरकार क्या सोच रही है आपके लिए, क्या विजन है सरकार का आपके हितों को साधने के लिए, वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस चर्चा में बताया है। बहुत धन्यवाद सर आपका। जोरदार तालियों के साथ अब हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे सेशन की ओर। हमारा ये सेशन राजस्थान की सियासत की रवायत के लिहाज से